आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास 10th की हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम भारत का राष्ट्रवाद डिस्कस कर रहे थे। और भारत के राष्ट्रवाद को पढ़ते-पढ़ते हमने ये भी पढ़ लिया था कि भई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने साथ ही साथ क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, उन्होंने वंदे मातरम की रचना कब करी। इसके अलावा बंगाल का विभाजन कब हुआ, दिल्ली दरबार कब लगा, बंगाल का विभाजन जो है उसको कब रोका गया, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से जलियांवाला बाग क्या था। ये सारी घटना और इसके साथ साथ हमने आगे चलते चलते हमने गांधी जी द्वारा किए गए चंपारण का आंदोलन, फिर आपका खेड़ा का आंदोलन, खेड़ा के आंदोलन के बाद में अहमदाबाद का जो सूती वस्त्र का आंदोलन था वो किया। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो चोरा चोरी नाम की जो घटना थी उस जगह पर घटी थी, जब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। और फिर इसके बाद में आगे चलकर साइमन कमीशन आया था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। और दांडी मार्च भी हम पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हम दांडी मार्च तक पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास तक हमने नमक आंदोलन को पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है इसके आगे की रहेगी। मैंने आपको बताया था कि जब दांडी मार्च की यात्रा हुई तो उस दांडी मार्च की यात्रा के दौरान भाई आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अंग्रेज़ों के पास में आंदोलन रोकने का ज़्यादा कुछ चारा बचा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गांधी को रिहा करने की सोची और गांधी से कुछ समझौते किए। और उस समझौतों को ही आप सभी को ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौता कहा गया था। इस समझौते में ये कहा गया था कि गांधी जी क्या करेंगे, जो ये आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को वापस मांग लेंगे। याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि गोलमेज सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन 2 बार आयोजित किए गए थे। एक 1930 में आयोजित किया गया था, एक 1931 में आयोजित किया गया था। 1930 में ये असफल रहा, दोनों ही असफल रहे थे, असफल रहे थे। और इनके असफल होने के रीज़न क्या था, गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल रहा क्योंकि पहली बार तो कोई ज़्यादा मुख्य नेता गया ही नहीं, इसीलिए असफल रहा। और दूसरी बार जब 1929 में गए तो गांधी जी गए, गांधी जी तो खास नेता थे लेकिन फिर क्यों असफल रहा। दूसरी बार गांधी जी जाने के बाद भी ध्यान रखना है 3 लोगों ने इनका विरोध किया। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये जो निचली जाति है उनका समर्थन नहीं कर रहे। दूसरा मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया, कि मुस्लिम लीग ने भी ये बात कही कि भाई ये मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं कर रहे। तीसरा देसी रियासतें जो थी उन्होंने भी मना कर दिया कि गांधी जी उनका समर्थन नहीं कर रहे, इसीलिए जो दोनों गोलमेज सम्मेलन थे वो क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, वो सही नहीं होते। पेपर में कई बार आया था पूना पैक्ट के बारे में। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में, इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था एससी और एसटी लोगों के लिए। एक डेट और याद रखनी है आप सभी को, 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इन तीनों को आप सभी को ये भी याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 में क्या हुआ कि भाई आपने देखा 1857 में बहुत तगड़ा आंदोलन हो गया था। इतना तगड़ा आंदोलन हो गया था कि हमें आज़ादी मिल सकती थी लेकिन हमारी कमी की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इसके अलावा अगर हम देखें तो वीर कुंवर सिंह, ऐसे बहुत सारे हमारे नेता रहे, सिराजुद्दीन दौला, जिन्होंने अंग्रेजों के मुकाबला करने की कोशिश करी परंतु वो असफल रहे। अंग्रेजों को एक बात पता चल गई कि अगर हमें भारत पे शासन करना है तो हमें शासन कैसे, सख्ताई से करना होगा, हमें थोड़े से कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। अगर हम कड़े नियम नहीं बनाएंगे ना तो क्या दिक्कत होगी, दिक्कत हमारे सामने ही निकल के आएगी कि भारतीय आज़ादी की मांग करने लगेंगे और आज़ाद भी हो जाएंगे। और हम इनसे जितना फायदा कमाते हैं, जितना टैक्स लेते हैं ना, वो सारा टैक्स हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हमको टैक्स चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमको क्या करे, टैक्स मिलता रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्स मिलता रहे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से शासन करना होगा। इसीलिए समय समय पर क्या होता था, ब्रिटेन की संसद से कुछ कानून बन के आते थे जिन्हें भारत शासन अधिनियम कहा जाता था। जैसे 1919 में भी आया था, जैसे 1906 में आया था, जैसे 1935 में आया था। तो ये 1935 वाला खास इसलिए माना जाता है क्योंकि आज भारत का जो संविधान बना है ना, भारत का संविधान, ध्यान रखना है आप सभी को, जो आज भारत का संविधान बना हुआ है उस संविधान का 75% हिस्सा जो है वो इसी का ही है। 75% पार्ट जो है वो 1935 का अंग्रेजों ने जो भारत शासन अधिनियम बनाया था उसी का ही हमारा हिस्सा है। फिर आगे चल के क्या घटना घटती है आपको ध्यान रखना है। 1935 में ही प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1935 के बाद आप देखोगे 1937 में चुनाव हुए भारत के अंदर, चुनाव हुए प्रांतीय स्तर के चुनाव। कौन से थे ये, प्रांत के स्तर के, प्रांत के स्तर के। और इसमें 11 प्रांतों पे चुनाव हुए थे। कितने प्रांतों पे, इस 11 प्रांत में से 8 प्रांत ऐसे थे
जिन पे कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ ही भारतीय राजनीति में उसका दबदबा धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। इसके साथ साथ याद रखना है, लेकिन हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था, पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ये खत्म हो गया 1918 में। लेकिन दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 से लेकर 1945 तक चला। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर चला तो अंग्रेजों ने दोबारा हमसे कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो भारत के नेता थे, जो 1937 की जो सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि अगर आप हमें लड़वाओगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और हमारी सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। यही रीजन है कि 1939 में क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। याद रखना, दूसरा विश्व युद्ध जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू होता है और कब से कब तक चलेगा, 1945। यह भी याद रखना है आप सभी को कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कैसे खत्म हुआ था, जापान का एक शहर था, दो शहर थे जिसका नाम था, एक का नाम हिरोशिमा और नागासाकी। इस पे क्या किए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और जिसके बाद में क्या गया था, जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था और जापान ने युद्ध में हार की बात कर दी थी, अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने कह दिया था कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ रहा। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करी। आपसे एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 1940 में की गई थी। कब, लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान बनाना शुरू हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कब आया, 1946 में। और ये बात कही गई कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन भारत को आज़ादी तब दी जाएगी जब भारत अपना खुद का संविधान बनाएगा। क्योंकि भारत को अगर अंग्रेज आज़ाद कर देंगे, कल को कोई और कब्जा कर लेगा। इनको अपनी खुद की सरकार बनानी होगी, उसके बाद ही अंग्रेज क्या करेंगे, इन्हें आज़ाद करेंगे। ये परमाणु बम वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक आंदोलन और है जो सबसे तगड़ा आंदोलन हुआ भारत में, सबसे तगड़ा आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ, 1900। इस समय अगर आप देखोगे तो 1942 1939 से 1945 के बीच का टाइम है। इस बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये वो टाइम था जब ब्रिटेन बहुत कमजोर पड़ गया था, अंग्रेज बहुत कमजोर पड़ गए थे युद्ध में। और अंग्रेज बहुत कमजोर पड़ गए और उसी का फायदा हमारे नेताओं ने उठाया। उन्होंने कहा अब कुछ हो जाए, चाहे हम सब जेल में जाएं, चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन अगर हमें आज़ादी लेनी है ना तो ये आखिरी मौका है, क्योंकि अंग्रेज दोबारा ताकतवर हो जाएंगे और हमें फिर वो आज़ादी नहीं लेने देंगे। इसीलिए 1942 में जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें डायरेक्टली हमने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसीलिए इसे नाम दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें समाज का हर एक वर्ग शामिल हुआ था, ये याद रखना है आप सभी को। और आपको पता है हमारे कठिन संघर्षों के बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो याद रखना है आपको एक दो बातें। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आपके क्लाइमेट एटली थे, क्लाइमेट एटली नाम है उनका। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस जो है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, पेपर में ऐसे लगाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी इतने बेहतरीन नेता थे, इन्होंने खुद की अपनी आर्मी बनाई थी। आर्मी क्यों बनाई थी, ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आज भी हमारी INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, सॉरी आज भी हमारी है INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो है हमारी, और ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही बनाया गया था। आज भी ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगला नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पेपर में आता है क्वेश्चन, ये नारा किसने दिया, ये नारा किसने दिया, तो याद रखना है। अगर ये नारा लिखा है कि किसने दिया कि भाई स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है मेरा खुद का अधिकार, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा। एक है जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है बाजुए कातिल इसमें तुम्हारे में कितना दम है। ये नारा इन्होंने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, बिस्मिल नाम है। भगत सिंह का भी नारा है इनकलाब जिंदाबाद, तो ये तो सबको याद रहता है, याद रखना है आप सभी को। अभी राष्ट्रवाद है क्या, देखो इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखना, अपने देश को हमेशा विकास की तरफ ले जाना, अपने देश को हमेशा आगे की प्रगति की मार्ग पे ले जाना, अपने देश के कल्याण के बारे में सोचना, अपने देश की संस्कृति विरासत की रक्षा करना और अपने देश में एकता बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कई बार
दमनकारी शासन के खिलाफ, दमनकारी शासन के खिलाफ। जैसे दमनकारी शासन का मतलब है जो अच्छा शासन नहीं है, जो अच्छा नहीं है। जैसे अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं था तो उसके खिलाफ क्या हुआ, राष्ट्रवाद। हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में जो मौजूदा सरकार थी, राजा थे, वो सब अच्छा शासन नहीं थे, दमनकारी शासन थे, निरंकुश शासन थे, इसीलिए उनके खिलाफ हमने क्या करी थी, आवाज उठाई थी। अब देखो राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारण, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, आपने देखा यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ हुआ, फ्रांस में, फिर ब्रिटेन में, फिर स्पेन में, ऐसे इटली में और देशों में धीरे धीरे फैल गया। ऐसे ही कुछ देशों में और हुआ, जैसे भारत में, वियतनाम में, इन उपनिवेशी देशों में। उपनिवेशी देशों का मतलब है गुलाम देशों में। और इन गुलाम देशों ने उपनिवेश, देखो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ वो किसके खिलाफ हुआ था, राजाओं के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। और जो उपनिवेश में हुआ ये क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों या यूरोपियों के खिलाफ। ठीक है, यूरोपियों के खिलाफ यहाँ पर ये आंदोलन हुए थे। तो भाई अब यूरोप में क्या होता है, इसकी वजह से नए नए देश बने, नए नए देश बने, नए नए देश बने। और उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर नई लोकतांत्रिक सरकारें आई, लोकतांत्रिक सरकारें आई और नए देश भी बने, नए देश भी बने। जैसे भारत, भारत से टूट के क्या बना, एक नया देश पाकिस्तान। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का ये भी फायदा हुआ है। अब प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, मैंने खिलाफत आंदोलन बताया था 1919 में हुआ था। 1919 में ये आंदोलन, दो भाई थे, एक मोहम्मद अली और शौकत अली, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उन दोनों ने करा था। और ईरान में जो खलीफा का पद था वो छिन गया था। मुस्लिम लोग चाहते थे कि दोबारा से खलीफा का पद क्या है वो आ जाए, जो भी मुस्लिम धर्म के अंदर नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं या जो चलाया जाता है वो उनके हिसाब से चले। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ईरान युद्ध हार गया था और युद्ध हारने के बाद में वहां पर ये सारी चीजें की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत पे प्रभाव पड़ा। जैसे प्रथम युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, एक तो जगह जगह आंदोलन होने लगे, दूसरी बात आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता आने लगी, रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई, कर में भी वृद्धि, टैक्स में भी वृद्धि अंग्रेजों ने कर दी कि टैक्स ज्यादा वसूलने लगे हमसे, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयात कर बढ़ा दिए गए। सीमा शुल्क का मतलब है, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा सामान जो है यूपी में बिकता है, तो भाई यूपी में बिकता है तो यूपी में जाता भी होगा, लेकिन यूपी की बॉर्डर को जैसे पार करता है तो उसके लिए मेरा सामान को टैक्स देना पड़ता है, तो ये होता है सीमा शुल्क। अंग्रेज लेते थे ये सीमा शुल्क, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया, पहले अगर मान लो 5 रुपए लेते थे तो अब 10 रुपए कर दिया। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, वस्तुएं महंगे मिल जाएगी, महंगे होने लगेंगी। और ब्रिटिश सरकार ने सिपाही की जबरन भर्ती की गई, क्योंकि युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था, और युद्ध में क्या चाहिए होते हैं, सैनिक, क्योंकि सैनिक मरते हैं भाई युद्ध के अंदर, तो जबरदस्ती सैनिक में भर्ती किया जा रहा था, जिसका विरोध हो रहा था। बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई थी। फसल नष्ट होने की वजह से, पता है हर साल ही ऐसा होता है, कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अकाल क्यों आता है, अकाल आता है, फसलें नष्ट हो जाती है, बारिश ज्यादा आ जाती है, इस वजह से भी फसलें नष्ट हो जाती है, तो भाई ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, उस समय हमारे देश में स्वास्थ्य के अच्छे साधन नहीं थे। आज तो देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, तभी भी कितने लोग मरते हैं। तो उस समय फ्लू भी फैली थी, महामारी भी फैली थी, अकाल भी थी, और बहुत सारे लोगों की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, लाखों लोग उस समय मर रहे हैं। आगे कह रहा है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का मतलब देखो, सत्याग्रह पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, ये क्या कहलाता है, सत्याग्रह। ये गांधी जी की अवधारणा थी। किसकी अवधारणा थी, गांधी जी का कहना था कि अगर हमें किसी चीज की मांग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, और आंदोलन कैसा होना चाहिए, शांति प्रिय रूप से होना चाहिए, शांति रूप से। हाँ। क्या कहते थे कि गांधी जी की अवधारणा का मतलब ये सिंपल सा था, गांधी जी कहते थे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, हमें अपनी मांग जो है शांति, शांति प्रिय रूप से करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित। अहिंसा का देखो, एक होता है हिंसा, हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा, और जब इसके आगे आ लग जाए अहिंसा, तो मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं। और ये एक नए तरीके का जन आंदोलन था, मतलब चुपचाप रूप से हम आंदोलन कर रहे हैं, हम ना कोई खून खराबा कर रहे हैं, ना कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, इससे सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं, कर लो भाई। अब यहाँ पर बताया गया है, देखो गांधी जी ने कब कब क्या किया, सत्याग्रह किया। तो अगर आप देखोगे सत्याग्रह के मुख्य बिंदु, तो गांधी जी ने कई जगहों पर, कई समय पर भारत में गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन किए।
देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको जितनी चीज इंपॉर्टेंट थी ना पहले मैंने बता दी है, लेकिन अब आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो क्या है, अगर आप उद्देश्य अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप सच में ही सच्चा उद्देश्य चाहते हैं, जैसे गांधी जी, भाई 1917 में आपने देखा गांधी जी ने चंपारण, बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर जो है नील की खेती के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। उनका जो उद्देश्य क्या था, सच्चा था, वो जनता की सच में मदद करना चाहते थे। तो देखो उन्हें सफलता वहां भी मिली। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी शारीरिक ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आंदोलन करना है, आपको सफलता मिल जाएगी। सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे के बिना, किसी प्रतिशोध की भावना या अतिक्रता के सहारे के बिना सफल हो सकता है। यानी जो सत्याग्रह है उसमें किसी प्रकार की हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा के सहारे ही हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और साथ ही साथ उत्पीड़न की चेतना को झिड़क कर सच्चाई को स्वीकार करना दमनकारी अंत को प्रेरणा देता है। यह बताता है कि यदि आप शोषित हो, यदि अंग्रेज या कोई भी पर्सन आप पे वो कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपके पास में एक हथियार है। देखो एग्जाम्पल क्या बताया गया, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह आंदोलन, कई सारे आंदोलन है, जैसे बिहार के चंपारण में हुआ 1917 में। ये क्यों हुआ था, मैंने बताया था नील की खेती के खिलाफ हुआ था। क्यों क्यों हुआ था नील की खेती के खिलाफ, क्योंकि नील जो उगाते हैं तो वो जमीन को क्या करता है, बंजर बना देता है। जनता खेती करना नहीं चाहती थी, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती खेती करवाते थे, क्योंकि इंटरनेशनल नील की बहुत डिमांड थी। पहले जमाने में लोग जो थे सफेद कपड़े ज्यादा पहनते थे, तो नील ज्यादा यूज होता था, ताकि सफेद सफेद जैसा ही लगे, गंदा ना हो, नीला नीला हो जाता था थोड़ा सा, उससे गंदगी ज्यादा उसमें जमती नहीं थी। दूसरा आंदोलन 1917 में गुजरात के खेड़ा में हुआ था, किसानों की कर्ज को माफ करवाने के लिए, ये भी मैंने बताया था गांधी जी के द्वारा। फिर अहमदाबाद में हुआ था, सूती कपड़ों के मजदूरों के लिए आंदोलन करवाया था, क्योंकि सूती कपड़ों के जो मिल थे वो काफी लॉसेस में जा रहे थे और मजदूरों को नुकसान हो रहा था इस वजह से। 1919 में अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट बनाया था, मैंने बताया था 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, हम क्या देखते हैं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भाई अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या प्रतिबंध लगाए थे, अंग्रेजों ने प्रतिबंध ये लगाया था कि कुछ भी छाप नहीं सकते सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, ना कोई अपील, ना कोई वकील, सीधा जेल, सीधा क्या होगा, जेल करवा दी जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस वजह से जो है भारतीय नागरिकों की आजादी पर रोक लगा गई। भाई आप देखो, मेरे को सरकार का विरोध करना है तो मैं तो कर सकता हूँ शांति, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपने शायद सुना होगा, कोलकाता में एक डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हो गया था, आपने शायद सुना होगा। जगह जगह आंदोलन हुए, हॉस्पिटल में हड़ताल चली, सुना होगा आपने, न्यूज वगैरह में सब जगह देख रहे होगे, जगह जगह आंदोलन हुए। तो अगर हमारे पास आज़ादी का अधिकार नहीं होगा, हम अपनी मांग को सरकार को रख ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने उस पर भी छीन लिया था, और साथ ही साथ अंग्रेजों से बिना बताए हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्या किया गया था, आंदोलन किया गया। मैंने बताया था जलियांवाला बाग नाम का हत्याकांड हुआ था 1919 में। इस रॉयल एक्ट जो सरकार ने कानून लेकर आए थे, इस कानून का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी और उन लोगों को मरवा दिया, इतने सारे लोग मारे गए। इसकी वजह से आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। देखो ये नीचे बताया गया है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में घटना घटी, जहां पर बैसाखी का मेला था और वहां पर लोग उन कानूनों का विरोध कर रहे थे और वहां पर भीड़ एकत्रित थी। तो वहां पर क्या हुआ, जनरल डायर ने उनपे गोली चलवा दी, मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है अगर आपने भीड़ इकट्ठा कर रखी है तो सरकार आपको पीट सकती है। जैसे देखते हो अब चुनाव होता है तो वहां पर पुलिस वाले कुछ तैनात होते हैं। चुनाव जब होता है जिस स्कूल के गेट के बाहर, वहां पर आप ज्यादा भीड़ लगा के खड़े रहोगे ना, पुलिस वाले सीधा आएंगे, बोलेंगे भागो चलो यहाँ से। उसमें मार्शल लॉ लगा होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है धारा 144। धारा 144 में ये होता है कि आप वहां पर कुछ हिंसा विंसा ना भड़का दो, इसीलिए आपको इकट्ठा होने नहीं दिया जाता। ठीक है भाई, ऐसा होता है। और जनरल डायर वहां पर पहुंच गया था, निहत्थे लोग थे, एक ही रास्ता था, उस रास्ते को बंद कर दिया और सभी लोगों पे गोली चलवा दी। सैकड़ों लोग अब मारे गए थे, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस पूरी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, अब भाई इतने सारे लोग मरे, अंग्रेजों ने बिना सोचे समझे सीधा गोली चलवा दी। बोल सकते थे कि भाई चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली चला देंगे, ना कुछ बोला ना और कुछ, सीधा गोली चला दी, हजारों लोग मारे गए। इसीलिए बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर कर सरकार का क्या करने लगे, विरोध करने लगे, हड़तालें होने लगी, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, क्योंकि उस समय पुलिस सरकार की, अंग्रेजों की थी, हमारी पुलिस नहीं थी। और सरकार ने क्या किया, बहुत ही कठोर रवैया अपनाया। जो भी आंदोलन करता था ना, उसे सीधा जेल डाल देती थी। गांधी जी भी आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन मैंने बताया था ट्रेन पे जाते जाते ही उन्हें रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी चले जाते, आपने देखा 1917 में
आंदोलन हुआ, सफल हुए। 1917 में फिर एक और आंदोलन हुआ, सफल हुए। 1918 में फिर आंदोलन हुआ, सफल हुए। अंग्रेज जानते थे गांधी चला गया तो 1919 में फिर दोबारा आंदोलन करेगा और फिर ये तगड़ा आंदोलन कर देगा और फिर हमारे समाजना संभालना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर खिलाफत मुद्दा आ जाता है। खिलाफत आंदोलन मैंने बताया था 1919 में हुआ था। देखो जो ऊपर टॉप पे समझाया था सारी चीजें वही चलेगी यहाँ पर। ये कब हुआ था? देखो मैंने बताया था खलीफा के विरुद्ध में हुआ था। ईरान में, तुर्की ईरान में क्या होता था, खलीफा का पद होता था। इस्लाम धर्म जैसा चलेगा वो तुर्की के खलीफा ही डिसाइड करते थे। लेकिन क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था वो युद्ध हार गया, युद्ध हार गया। और युद्ध हारने की वजह से जो है तुर्की का जो पद था खलीफा का, उस पद को हटा दिया। उस पद को हटाने के बाद में अंग्रेजों का विरोध होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने वो पद हटाया था। अंग्रेजों ने वहां पर लोकतंत्र ले आए थे। तो वहां पर दो दोस्त थे, दो भाई थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु जिन्हें बोलते हैं। ठीक है भाई, एक का नाम शौकत अली और एक का मोहम्मद अली है। उन दोनों ने आंदोलन किया और गांधी जी का कहना था कि हमें भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध, और हम हिंदू लोग भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एकता ताकत बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? इसीलिए उन्हें विश्वास था हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के पास लाएं ताकि एक बड़ा आंदोलन किया जा सके। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। अब ये बच जाता है थोड़ा सा, ये इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, कल की क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा ही रिवाइज होगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है भाई, बाकी अगली क्लास में हम डिस्कस